नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की। 2016 में जो आरबीआई एक्ट 1934 में जो चेंज हुआ है वो क्या था, क्या अमेंडमेंट हुआ था और इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता क्या है, कैसे 5 साल के लिए हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं, अगर वो टारगेट अचीव नहीं हुआ तो फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आरबीआई की, इसमें गवर्नमेंट की किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको बताऊंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो मेंबर हैं वो कौन से मेंबर होते हैं, वो कितने वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर अब तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो इकोनॉमिक रिलेटेड कॉन्सेप्ट से आप वंचित रह रहे होंगे, तो नो डाउट इसको सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो और मटेरियल आपको मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों, अगर कभी आप आरबीआई के प्रीएम्बल को पढ़ें तो बहुत अच्छा लगता है। आरबीआई का प्रीएम्बल में बहुत क्लियर कट कहा गया है कि आरबीआई का जो सुप्रीम ऑब्जेक्टिव है, होल सोल ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है। आप जानते हो हमारे वहां गवर्नमेंट है और एक तरीके से आरबीआई है, और एक तरफ आरबीआई दूसरी तरफ गवर्नमेंट, और दोनों के जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफरेंट। गवर्नमेंट चाहती है इकोनॉमिक ग्रोथ हो, आरबीआई का मानना है कि प्राइस स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब गवर्नमेंट ग्रोथ कैसे लेट करना चाहती है, वहीं आरबीआई पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबिलिटी को, मतलब प्राइस स्टेबिलिटी को प्रमोट करना चाहती है। इस क्लैश को खत्म करने के लिए अगर आप आरबीआई के प्रीएम्बल को पढ़ोगे तो लिखा गया है बहुत ही मजेदार चीज। प्रीएम्बल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है प्राइस स्टेबिलिटी को करना, बट कीपिंग इन माइंड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। वो अपने दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठा के रखती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे मेंटेन किया जाए। तो क्या शानदार प्रीएम्बल है आरबीआई का। दोस्तों, अगर आप देखोगे अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट जिसको 1934 बोलते हैं, एज अमेंडमेंट इन 2016, जो आरबीआई का जो एक्ट है 1934, वो आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंडमेंट किया गया है 2016, एंड आरबीआई इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया व्हाइल द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यहां जरा चीजों को समझिए। जब मैं आपको प्रीएम्बल 1934 का यहां बता रहा था तो इसमें कहा जा रहा था द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज प्राइस स्टेबिलिटी, लेकिन जब 2016 में इस आरबीआई एक्ट का अमेंडमेंट होता है तो बताया जाता है कि जो आरबीआई का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंडक्टिंग है मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी प्राइम ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं ये अमेंडमेंट क्लियर करता है कि जब आरबीआई की जो प्राइम ऑब्जेक्टिव अब है वो है प्राइस स्टेबिलिटी विथ कीपिंग इन माइंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब अब आरबीआई का जो मुख्य काम है वो ग्रोथ को अपने मेंटेन करना है दिमाग में, लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है। जैसे आप अपने माइंड में ये रखे हो कि मुझको जीआईसी का प्रवक्ता बनना है, मुझे हायर एजुकेशन में जाना है, मुझे नेट निकालना है, लेकिन जो तुम्हारी प्राइम ऑब्जेक्टिव है ना वो ऑफिसर बनना है, ओआईएस बनना है, वो पीसीएस बनना है, तो तुम्हारे माइंड में वो क्या है, ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं डिफाइन है कि मुझे करना क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो काम कर रहे हैं वो आपके जो एग्जाम है उसके ओरिएंटेड। तो कीपिंग इन माइंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी जो है स्टेबिलिटी क्या होगी, क्या आप सोच रहे हो, यहां पर बहुत क्लियर कट यहां पे स्पष्ट किया गया है कि आरबीआई इकोनॉमिक ग्रोथ को अपने दिमाग में रखेगा, बट उसकी जो मुख्य होलसोल जो उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्राइस स्टेबिलिटी की। अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, इसको जरा अच्छे से समझने की जरूरत है। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन May 2016 the RBI Act 1934 was amended to provide a statutory basis for the implementation of flexible inflation targeting framework। अब 2016 में जो RBI एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है इसमें
आरबीआई को एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क पे काम करना होता है। आरबीआई को क्लियर करना होता है कि इन्फ्लेशन को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम की जो कि 5 ईयर है उसमें इन्फ्लेशन को किस दायरे में रखना है। और जब मैं इन्फ्लेशन को दायरे में रखने की बात करता हूं तो प्रश्न है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स को दायरे में रखा जाए या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। तो आरबीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स R+U बोलते हैं, उसको जो है टारगेट करता है और 5 साल के लिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है। मतलब आरबीआई ये डिसाइड करता है कि आने वाले 5 साल तक इन्फ्लेशन को हम किस लेवल पे रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ आरबीआई इसकी अपर और लोअर लिमिट को भी डिटरमाइन करता है। जैसे आप देखोगे कि इस समय पिछले 5 साल में इन्फ्लेशन टारगेटिंग आरबीआई ने 4% किया हुआ था, लेकिन इसकी जो अपर लिमिट थी वो +2% मतलब 6% और जो लोअर लिमिट थी -2% मतलब 2% थी। तो जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, न कि WPI, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल प्लस अर्बन या कंबाइन है, जिसकी जो लिमिट है वो 4% है, लेकिन ये 2% अगर आगे हो जाए 6% तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये अपर लिमिट है, और लोअर लिमिट -2% मतलब 2%, तो 4% + -2% का ये रेंज है। यहां पे देखिए बहुत क्लियर कट कहा गया जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन टारगेट के बारे में। अंडर सेक्शन 45ZA, ध्यान से समझिएगा, under section 45ZA the central government in consultation with RBI determine the inflation target in terms of consumer price index। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आरबीआई से कंसल्ट करके इन्फ्लेशन टारगेट को करेगी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बेस बना के, 1 in the 5 years and notified in the official gazette। एक एक शब्द के मायने हैं। गवर्नमेंट 5 इयर्स का इन्फ्लेशन टारगेट करेगी और अपने ऑफिशियल गजट में इसको रिपोर्ट करेगी, लेके आएगी। अकॉर्डिंगली ऑन 5 अगस्त 2016 द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट 4% ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन एज द टारगेट फॉर द पीरियड ऑफ 5 अगस्त 2016 टू 31 मार्च 2021। मतलब 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक के लिए जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट में नोटिफाइड किया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई को 4% किया है with the upper tolerance limit of 6% and the lower tolerance limit of 2%। मतलब मैंने जैसे आपसे कहा कि 4% है तो +2 मतलब 6 -2 मतलब लोअर लिमिट इसकी 2%, ये जो है परमिसिव है। लेकिन आगे देखिए, ऑन मार्च 31 2021 द सेंट्रल गवर्नमेंट रिटेन द इन्फ्लेशन टारगेट एंड टॉलरेंस बैंड ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर, इट मीन टू 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2026। मतलब पिछले 5 साल से जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग आरबीआई कर रहा था वो कर रहा था 4%, और इस बार भी अगले 5 साल तक यही इन्फ्लेशन टारगेटिंग बना रहेगा जो कि 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2026 तक है। मतलब फिर से वही हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग का रेंज होगा 4% ±2%, अपर लिमिट 6, लोअर लिमिट 2। अब देखो सेक्शन 45ZB the RBI Act provides for the constitutions of 6 members monetary policy committee to determine the policy rate required to achieve the inflation target। अब प्रश्न ये है कि इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव कौन करेगा? आरबीआई। उत्तर है नो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। यहीं पे देखिए सेक्शन 45ZB इन्फ्लेशन टारगेट का जो सेक्शन है ये पूछा जा सकता है आपसे, वो है 45ZA। लेकिन 45ZB में जो आरबीआई एक्ट है वो कहता है कि इस इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाएगी। इसलिए जब प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को एक्टिवेट कौन करेगा, सुपरवाइज करेगा, आप उत्तर आरबीआई लगा के आते हो, गलत हो जाता है। इसका सही आंसर है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कि 2016 से काम कर रही है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि क्या है आपका इन्फ्लेशन टारगेट अगर फेल्योर कर जाता है तो फिर क्या होगा। अगर मान लो कि जो फेल्योर आप मेंटेन टू इन्फ्लेशन, अगर जो हमने 4% ±2% का ये जो रेंज रखा है, अगर उसको अगर आरबीआई सेंट्रल बैंक अगर अचीव नहीं कर पाती है तो फिर क्या है। देखिए यहां पे साफ साफ किया गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द फॉलोइंग एज द फैक्टर्स दैट कंस्टिट्यूट्स फेल्योर टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। कब?
द एवरेज इन्फ्लेशन इज मोर देन द अपर टॉलरेंस लेवल ऑफ इन्फ्लेशन टारगेट फॉर एनी 3 consecutive क्वार्टर। अगर लगातार 3 क्वार्टर तक मतलब 9 महीने तक जो आपका इन्फ्लेशन टारगेट का जो अपर लिमिट है उसके ऊपर है, जैसे मान लो 4+2 तो 6% हमारी अपर लिमिट है, लेकिन अगर तुम्हारे वहां इन्फ्लेशन 8% तक चली और कितने 3 क्वार्टर तक 9 महीने तक, तो माना जाएगा कि आप फेल है। इसी तरीके से अगर 3 क्वार्टर तक 2% के नीचे, लोअर लिमिट के नीचे आ गए 1%, तो भी माना जाएगा कि आप इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हो। तो देखो यहां पे बिल्कुल क्लियर कट कहा गया है, ए कब आप माना जाएगा कि आप फेल्योर हो, द एवरेज इन्फ्लेशन मोर देन अपर टॉलरेंस। बी कहा गया है कि इफ एवरेज इन्फ्लेशन इज लेस देन लोअर टॉलरेंस, मतलब अगर 9 महीने तक 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर तक अगर आप इस लिमिट को नहीं अचीव कर पाए हो तो माना जाएगा कि आप फेल्योर है। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, वेयर द बैंक fail to meet the inflation target, it shall set out the report to central government। अब आप आरबीआई क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगी कि हम क्यों फेल हो रहे हैं, क्यों हम इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पे देखो है कि द रीजन फॉर फेल्योर, आप फेल्योर क्यों हो रहे हैं उसका रीजन देना पड़ेगा। Whereas the bank fails to meet the inflation target, it shall set out the report। सेंट्रल गवर्नमेंट को अब आरबीआई रिपोर्ट देगी कि क्या रीजन है जिससे हम इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। फिर रिमीडियल एक्शंस प्रपोज्ड टू टेकन बाय, अब हम क्या रिमीडियल एक्शन ले ताकि जो है वो हमारा रेंज फुलफिल हो पाए। एंड एस्टिमेट ऑफ द टाइम पीरियड विद इन विच द इन्फ्लेशन टारगेट शैल बी अचीव्ड, ओके ना, टू टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रपोज्ड रिमीडियल एक्शन। और एस्टिमेट टाइम पीरियड देंगे कि किस टाइम पीरियड में ये फिर से हम लोग उसको कर लेंगे, किस तरीके से हमारे एक्शन में आ जाएगा। द ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एम टू अलाइनिंग द ऑपरेटिंग टारगेट द वेटेड एवरेज कॉल रेट एंड विद द पॉलिसी रेपो रेट थ्रू द प्रोएक्टिव लिक्विड मैनेजमेंट फैसिलिटी। यहां आपको देखिए, आपको मैं बता रहा हूं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए कहा गया है यहां पे सेक्शन 45ZB द अमेंडमेंट आरबीआई एक्ट 1934 प्रोवाइड फॉर एन एम्पावर्ड 6-member monetary policy committee to be constituted by the central government by notification of official gazette। भारत सरकार अपने ऑफिशियल गजट में यहां पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 मेंबर, देखिए यहां पे सेक्शन 45Z भी बता रहा है कि Empowered 6-member monetary policy committee, 6 मेंबर होंगे, ओके ना। द फर्स्ट सच मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंस्टिट्यूटेड ऑन September 29, 2000। पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी 29 सितंबर 2016 को। द प्रेजेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गजट। अगर उसके ऑफिशियल गजट में आप देखेंगे जो 5 अक्टूबर 2020 को लाई गई थी, उसके अंतर्गत इस समय 6 मेंबर हैं। वो कौन कौन से मेंबर हैं? नंबर 1 गवर्नर ऑफ आरबीआई, गवर्नर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही चेयरपर्सन भी होता है एक्स ऑफिशियो, मतलब व्यक्ति नहीं होता है जो उस पद होता है, मतलब एक जो चेयरपर्सन होगा वो आरबीआई का गवर्नर होगा। डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये भी जो चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है वो इसका एक मेंबर होगा, और ये भी एक्स ऑफिशियो होगा, मतलब व्यक्ति नहीं होगा जो उस पद होगा। आप समझ रहे होंगे। 1 ऑफिसर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड, ये भी मेंबर है, ये भी एक्स ऑफिशियो। आप देख रहे हो कि जो 6 मेंबर में 3 मेंबर हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, एक गवर्नर, दूसरा डिप्टी गवर्नर और तीसरा 1 ऑफिसर रिजर्व बैंक का। ये सब जो है 3 लोग जो है आरबीआई से। लेकिन जो निचले 3 और हैं वो आप देखो, चौथे नंबर पे प्रोफेसर असीमा गोयल, ये प्रोफेसर हैं आईजीडीआर की, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई में है, जो आप समझ रहे हो इसकी ये मेंबर हैं। दूसरा प्रोफेसर जयनाथ आर वर्मा, प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के एक मेंबर हैं। फिर डॉक्टर जो है शशांकरा विदे, सीनियर एडवाइजर नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च दिल्ली। तो आप देख रहे हैं जो 3 ये पोस्ट है ये गवर्नमेंट इनको नॉमिनेट करती है, 3 आरबीआई वाले हैं। तो ये देखिए मेंबर डिफर्ड टू 4 to 6 with hold office of the period of 4 years or until other order which ever is earlier। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिफाइड हैं, जो चौथे, 5वें और 6ठे, मतलब असीमा गोयल, प्रोफेसर जयनाथ आर वर्मा और डॉक्टर जो है शशांक विदे जी है, इनका जो है वो 4 साल के लिए होते हैं, या फिर गवर्नमेंट उनको ऑर्डर पास करके पहले भी हटा सकती है। तो देखिए जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है डिटरमाइन द पॉलिसी रेपो रेट रिक्वायर्ड टू इन्फ्लेशन टारगेट करने के लिए जो हमारा रेपो रेट होगा, जिसके ऊपर मैंने
पहले ही वीडियो बना दिया है। वो क्या रहेगा ये डिटरमाइंड ये कमेटी करेगी कि कितना रखा जाए पॉलिसी रेपो रेट, और साथ ही साथ ईच मेंबर ऑफ एमपीसी हैज 1 वोट एंड इवेंट ऑफ द इक्वलिटी ऑफ वर्ड गवर्नर हैज अ सेकंड कास्टिंग वोट। देखिए बहुत क्लियर, 6 मेंबर हैं, सबके पास 1 वोट है और डेमोक्रेटिक तरीके से डिसीजन लेना है। इसका मतलब प्रत्येक मेंबर बताएगा कि क्या डिसीजन लिया जाएगा। अगर ये 3 और 3 मेंबर अगर वोट पक्ष और विपक्ष में कर दें और इक्वल हो गया वोट, मतलब 3 लोगों ने बोला कि रेपो रेट बढ़ाना है, 3 लोगों ने बोला रेपो रेट घटाना है, तो इसका डिसीजन अब गवर्नर के वोट के ऊपर डिपेंड करेगा। वो उसका जो है कॉस्टिंग वोट वो डालेगा। ईच मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी राइट्स अ स्टेटमेंट स्पेसिफाइंग द रीजन फॉर वोटिंग द फेवर और अगेंस्ट द प्रपोज्ड। जो भी प्रपोज्ड रेजुलेशन है उसके वो पक्ष में है या विपक्ष में है, इसके लिए आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके प्रत्येक मेंबर को लिखना होता है कि हम क्यों इसके पक्ष में हैं, क्यों इसके विपक्ष में हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके ना। अब आप समझते हो जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है वो रेपो रेट है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, लैफ कॉरिडोर है, या फिर जो है लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल्स है। ये सब चीजें मैं आपको पहले ही करा चुका हूं। तो देवियों और सज्जनों, आज मैं आपसे परिचय करा रहा था कि जो आरबीआई एक्ट में जो चेंज हुआ है वो क्या है, और आरबीआई का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है अब वो हो गया है प्राइस स्टेबिलिटी को प्रमोट करना विथ कीपिंग इन माइंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि अब बहुत हद तक मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिटी के वर्किंग को फंक्शन को आप समझ चुके हैं। बहुत तन्मयता से बड़े मन लगा कि आप चीजों को कर रहे हैं। मैं आपके साथ हूं। क्या आप लोग अपना साथ दे रहे हो? आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। Thank you so much for watching दिग्विजय इकोनॉमिका। God bless you dear friends.